हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर 3 का डाटा हैंडलिंग चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखो बेटा, डाटा चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। तो डाटा क्या होता है बेटा? डाटा होता है कोई भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जैसे कि मान लीजिए किसी क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, ठीक है। या फिर जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की हाइट कितनी है, ठीक है। या किसी जगह का टेम्परेचर कितना है। तो इस टाइप की जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है वो आपके लिए होती है डाटा, ठीक है। अब इस डाटा नेक्स्ट हमारा क्या, हैंडलिंग। डाटा को हैंडलिंग करना, डाटा को सही तरीके से हैंडल करने की जो प्रोसेस होता है उसको हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। और डाटा को हैंडलिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे इसमें है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि डाटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ दिखाई दे रहा है 5 7 7 6 4 5 5 8 8 9, ठीक है। तो इस डाटा को हमें रिप्रेजेंट करना है टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म में इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, जैसे मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, मार्क्स है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट कॉलम में ले लिए मार्क्स। नेक्स्ट है हमारा टैली मार्क्स, और उसके बाद हमें लेना है फ्रीक्वेंसी। अब ये टैली मार्क्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो बेटा, मार्क्स है हमारे पास क्या, 4। तो जैसे कि 4 मार्क्स है तो 4 आपको इस डाटा में ये देखना है कि 4 फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार वो रिपीट हुआ है, कितनी बार वो आया है। तो 4 यहाँ पर इस डाटा में कितने टाइम्स आया है, 1। तो यहाँ पर 4 की फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है। और इसके जब हम टैली मार्क्स लिखेंगे तो टैली मार्क्स कैसे लिखेंगे, ओनली 1 डंडा, यहाँ पे एक 1 लाइन लगा देंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद है 5। तो इस डाटा में अब आपको देखना है 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स। तो 5 की फ्रीक्वेंसी है 3, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स में 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से 6, अब 6 देखो कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, यहाँ टैली मार्क्स 1। नेक्स्ट है 7, 7 कितने टाइम्स है, 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 8, तो 8 कितने टाइम्स है, 1 2, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2, ठीक है। और 8 की टैली मार्क्स है 2। 9 है हमारे पास 1 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, ठीक है। और 9 की टैली मार्क्स हो जाएंगे 1, ठीक है बेटा। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई नंबर 5 आ जाता है, 5 टाइम किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी है 5 या फिर 6 है, ठीक है। चलो पहले हम 5 को देखते हैं। 5 अगर आ जाती है किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी तो कैसे उसको टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, और जो 5 नंबर है उसको हम इन लाइंस पर ऐसे क्रॉस करके डालेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 5। और अगर मान लीजिए किसी नंबर का है 7, तो उसके लिए तो 1 2 3 4 5 तो यही होंगे, 6 7, ठीक है। इस तरीके से हमें अपने टैली मार्क्स रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका अगला टॉपिक, रेंज। रेंज किसी डाटा की रेंज निकालने के लिए हम उसकी हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, डाटा आपको दिया गया है 27563। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है 7। 7 में से लोवेस्ट वैल्यू 2 को हम माइनस कर देंगे, तो इस डाटा की रेंज हमें मिल जाएगी। और इस डाटा की रेंज क्या है, 5। 7 में से 2 माइनस करेंगे, 5 इस डाटा की रेंज है, ठीक है। तो किसी भी डाटा की रेंज फाइंड करने के लिए हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मीन। मीन, तो मीन क्या होता है, किसी भी डाटा का एवरेज निकालना, ठीक है, उसको हम मीन बोलते हैं। इसको आप अर्थमेटिक्स मीन भी बोल सकते हो। और मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। मीन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास डाटा है ये 4, डाटा का मीन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होती है वो ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो हम इन ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे 4 + 2 + 3, और अपॉन में क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, ठीक है, 3,
ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 9, और उसको हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, यानी कि इस डाटा का मीन यानी मीन और इसका एवरेज भी बोल सकते हो 3 है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है इसका मीडियन। तो मीडियन क्या होता है बेटा, डाटा की, कोई भी जो डाटा आपको दिया गया है उसकी जो मिडल वैल्यू होती है, मिड वैल्यू होती है, वो उस डाटा का मीडियन कहलाता है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये डाटा है 64329। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो मिड वैल्यू है 3, आप इसको डायरेक्ट बता दोगे कि 3 इसकी मिड वैल्यू है यानी 3 इसका मीडियन है। तो ऐसे नहीं करना बेटा, पहले हमें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहले हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में और यहाँ पर अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 2 3 4 6 9। अब आपको यहाँ पे देखना है कि इसका मिड वैल्यू कौन सी है। तो इसकी मिड वैल्यू 4 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में भी 2 नंबर्स हैं और राइट साइड में भी 2 नंबर्स हैं। तो जो 4 है वो इस डाटा का मीडियन होगा। ठीक है, मीडियन इज 4। नेक्स्ट टॉपिक है इसका मोड। किसी भी डाटा की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि वो नंबर जो बार बार रिपीट होता जाता है, मोस्ट रिपीटेड नंबर, वो उस डाटा का मोड कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमें एक डाटा दिया गया है, तो इसमें देखो आप अगर चाहो तो बेटा इसको भी आप मीडियन की तरह से अरेंज कर सकते हो, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर चाहो, अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट अगर आप इसमें से देख सकते हो तो वो भी ठीक है। ठीक है, वो ऑप्शनल है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 टाइम्स यहाँ पर 2 रिपीट हुआ है। 7 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5। 7 रिपीट हुआ है 5 टाइम्स। और 6 1 2, तो 6 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स। और 4 रिपीट हुआ है 1 टाइम। ठीक है, और 1 रिपीट हुआ है 1 टाइम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर इसमें से कौन है, 5, यानी कि 7। ठीक है, तो 7 इस डाटा का मोड कहलाएगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड नंबर होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वो उस डाटा का मोड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ में 2 टॉपिक्स होते हैं बार ग्राफ में, एक होता है सिंपल बार ग्राफ और एक होता है डबल बार ग्राफ। तो जैसे बार ग्राफ, पहले बार ग्राफ देखो आप। बार ग्राफ में आपको इंफॉर्मेशन दी होगी यहाँ पे, जैसे मार्क्स आपको दिए गए हैं किसी बच्चे के 10 में से। जैसे 7 सब्जेक्ट इंग्लिश में 10 में से 7 है, हिंदी में 10 में से 5, मैथ में 8, साइंस में 6। तो इस डाटा को आप बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो बार ग्राफ में इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, एक वर्टिकल लाइन लेनी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होता है हमारा एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक्स एक्सिस पर हमने अपने सब्जेक्ट्स ले लिए हैं, यहाँ पर हमने अपने सब्जेक्ट्स ले लिए हैं, और वाई एक्सिस पर हमारे हैं मार्क्स। ठीक है, वाई एक्सिस पर हमारे मार्क्स हैं। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा पहले हमें मार्क्स जो होते हैं, देखो हमारा सबसे छोटे मार्क्स, सबसे कम मार्क्स किसमें है, साइंस में 6 है, और हाईएस्ट है मैथ में 8। ठीक है, तो हमें अपने नंबर्स यहाँ पर वाई एक्सिस पर इस टाइप से लेने कि हमारे ये सभी नंबर्स हमारे आ जाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 तक ले लिए हैं, 0 से लेके 8 तक नंबर्स यहाँ पे ले लिए हैं। तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, 7। तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पर है 7। ठीक है, अब यहाँ से इतना गैप आपने छोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हैं हमारे इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम 7, और यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे हिंदी में 5 मार्क्स। तो 5 का है हमारा, यहाँ पर है 5। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैच कर देंगे हिंदी से। जब हम ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको जो भी कंफ्यूजन है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी तो मैं आपको वैसे समझा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 मैथ्स में। तो मैथ्स में आए हैं बेटा 8 मार्क्स यहाँ पर।
और साइंस में है 6, तो 6 है हमारा यहाँ, ठीक है, यहाँ पर 6 है। तो इस तरीके से आपने अपना बार ग्राफ बनाना है। अगर आपको दे दिया जाए तो जैसे कि डबल बार ग्राफ, तो इसी में मान लीजिए ये हमारे सेमेस्टर 1 के मार्क्स हैं। अब मान लीजिए सेमेस्टर 2 के, यहाँ पर मैं ऊपर लिख रही हूँ बेटा, ठीक है, सेमेस्टर 2 में अगर आपको मार्क्स दिए गए हैं 8, 5, 4, 3, ठीक है, तो सेमेस्टर 2 में अगर आपको इस तरीके से मार्क्स दिए गए हैं तो इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि इसी डाटा को आपने इसी बार ग्राफ में एक साथ रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इंग्लिश में सेमेस्टर 1 में आए हैं 7, तो सेमेस्टर 2 में कितने बताए हैं 8, इंग्लिश में सेमेस्टर 8 में, तो इसको हम इसी के साथ ज्वाइन करके यहाँ पर बना देंगे, ठीक है, ये इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये हो जाएगा। मैथ में सेमेस्टर 1 में 8 है और सेमेस्टर 2 में 4 है, तो ये हो जाएगा सेमेस्टर 4 का। साइंस में 6 सेमेस्टर 1 में और सेकंड सेमेस्टर में है 3, ठीक है, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा हो गया डबल बार ग्राफ। अब देखो बेटा, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं हमारे, जैसे कि जरूरी नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 0, 1 to 10, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको मार्क्स दे रखे हो 97, 68, 75, 85, ठीक है, तो इस टाइप से आप कैसे उनको नंबर्स लोगे वाई एक्सिस पर, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर आपको अपना स्केल बड़ा करना होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ पर जो ये गैप है ना, ये आप अपनी मर्जी से स्केल पर बढ़ा सकते हो, ठीक है, जैसे कि 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, 40 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 60 कर सकते हो, या फिर आप 20 से स्टार्ट कर सकते हो, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है, और इस तरीके से इन नंबर्स के बीच में आपके ये नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्केल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्केल, ओके। तो इस तरीके से आप अपने नंबर्स को डाटा पर, जो आपका जो डाटा है उसको आप बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी इवेंट के होने के क्या चांस होते हैं, किसी भी इवेंट के होने के क्या चांस होते हैं, जैसे कि आज बारिश होगी, ठीक है, तो इसके होने के क्या चांस हैं, ठीक है, जैसे आज वह घर आएगा, या कोई और चीज़ जैसे कि कॉइन, जैसे एक मान लीजिए जो मोस्टली जो जिसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं, कॉइन और डाइस के थ्रू पूछे जाते हैं। जैसे आपने एक कॉइन को उछाला, ऊपर टॉस किया, तो कॉइन को जब आप उछालोगे, टॉस करोगे, तो आपको क्या आने के चांस होंगे, हो सकता है आपको हेड मिल जाए, हो सकता है आपको टेल मिल जाए, ठीक है। और इसी तरीके से एक डाइस होता है। डाइस क्या होता है, जिससे हम लूडो वगैरह खेलते हैं, तो उस डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं। 1, 2 क्यूब की शेप में होता है और हर शेप पर 6 नंबर्स लिखे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो जब भी आप डाइस को थ्रो करोगे तो हो सकता है आपको 1 मिले, हो सकता है आपको 2 मिले, हो सकता है आपको 3 मिले, तो उनके मिलने के क्या चांसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब ये फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है बेटा, फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि जो चीज़ आपको मिल सकती है वो सारी टोटल नंबर आउटकम्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा डाइस है, तो डाइस में टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, जैसे अगर आप डाइस को थ्रो करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भाई 1 भी मिल सकता है आपको, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4, 5, 6 मिल सकता है, यानी कि टोटल आउटकम्स हो गए आपके 6। और इसमें से मान लीजिए आपको 3 चाहिए, कि 3 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 3 अगर आपको चाहिए तो 3 एक ही बार मिलेगा, तो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, यानी 1/6। इसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अब एक अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब एक कॉइन में 2 फेज होते हैं, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, ठीक है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, तो इसमें टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए,
ठीक है। और फेवरेबल आउटकम्स हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो हेड आएगा सिर्फ एक बार, यानी 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 2, तो ये डाइस का एग्जाम्पल है, डाइस के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 2, कि डाइस को अगर आपने थ्रू किया तो 2 से बड़े कितने नंबर आपको मिल सकते हैं, तो 2 से बड़े हैं हमारा 3, 4, 5, 6, यानी कि 4 नंबर्स हैं जो 2 से बड़े हैं, ठीक है। तो 4 नंबर आपको मिल सकते हैं, तो आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4 और टोटल आउटकम्स हैं 6, ठीक है। और ये जो हमारे डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम इनको डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, 2/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ग्रेटर देन 2 नंबर की, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा था इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।